अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक और स्कूल ऑफ थॉट। जिस स्कूल ऑफ थॉट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का फाउंडिंग फादर तो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। इस स्कूल ऑफ थॉट में उसने एक्सप्लेन किया है कि शेप कैसे होती है पर्सनैलिटी। पहले भी पर्सनैलिटी पे काम किया गया। पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर आते हैं सिगमंड फ्राइड के वर्क पे। व्हाट इज पर्सनैलिटी? ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी का, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। उस लैटिन वर्ड को जिससे पर्सनैलिटी का वर्ड निकला है बोलते हैं परसोना। परसोना परसोना के मानी क्या है? ये परसोना एक फेस मास्क होता था। जब लैटिन इरा के आर्टिस्ट थिएटर में प्लेस करते थे तो ये मास्क वो अपने फेस के ऊपर लगाते थे। अब ये मास्क एक वैशी इंसान, जंगली घुसीले इंसान का भी हो सकता था, एक मासूम बच्चे का भी हो सकता था। तो जो एक्टर्स थे उनकी ये थिंकिंग थी इसके बिहाइंड के जैसा हमारे सामने परसोना होगा हमारी पर्सनैलिटी भी वैसे रिएक्ट करेगी। तो परसोना के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि परसोना वो वर्ड है जो कि कोर वर्ड है पर्सनैलिटी का। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे पर्सनैलिटी को? तो पर्सनैलिटी क्या है? एक पर्सन की एक लंबे टाइम के लिए, लंबे वक्त के लिए उसकी बिहेवियर, उसकी जो थॉट्स हैं और उसके जो एक्ट्स हैं, उन सब का जो है ऑब्जर्वेशन, उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वेशन करनी है। इससे हमें ये समझ आई कि पर्सनैलिटी के अंदर बेसिक तीन चीजें हैं। एक बिहेवियर पर्सन का, एक उसकी थॉट्स और तीसरा उसकी अपीयरेंस। तो हमारे पास नॉर्मली ये एक परसेप्शन है कि जो अपीयरेंस है वो पर्सनैलिटी है, कि इस बंदे की पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी के अंदर उसके थॉट्स और उसका बिहेवियर, यानी कि वो मुख्तलिफ सिचुएशन में कैसे एक्ट करता है और उसके साथ साथ उसकी अपीयरेंस, इन सबको मिला के बनती है पर्सनैलिटी। किसी एक फैक्टर पे पर्सनैलिटी डिपेंड नहीं करती, इन सबको मिलाएंगे तो पर्सनैलिटी बनेगी। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आप शॉर्ट टाइम नहीं कर सकते। किसी की पर्सनैलिटी के बारे में शॉर्ट टाइम ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती। पर्सनैलिटी को तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन की जाए इन तीनों चीजों की, बिहेवियर, थॉट्स, एक्ट्स, अपीयरेंस, एवरीथिंग। ओके, अब जो पर्सनैलिटी है ये बड़ा ओल्ड टॉपिक है। इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, पर्सनैलिटी पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। कुछ हम देखते हैं फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने पर्सनैलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। तो हिप्पोक्रेट्स ने बड़ा काम किया पर्सनैलिटी के ऊपर, और इसने पर्सनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स, यानी कि पर्सनैलिटी को डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो हिप्पोक्रेट का काम भी अपने दौर में तो बड़ा एक काबिल कदर काम था, लेकिन बाद में इसको निगलेक्ट कर दिया गया। कार्ल यूंग को देखें तो कार्ल यूंग ने भी पर्सनैलिटी पे काम किया। तो इसने दो किस्म की पर्सनैलिटी की बात की कार्ल यूंग ने, एक के इंट्रोवर्ट और दूसरी एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो जो अपने आप में रहते हैं, ज्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं है, और एक्सट्रोवर्ट वो जो ज्यादा सोशल होते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं। अगर आइजक को देखें तो उसने भी सेम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में पर्सनैलिटी को डिवाइड करके इस पे काम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया शेल्डर ने। शेल्डर ने क्या कहा कि जो मोटे लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, बल्कि वो तो कहता था कि वो फनी होते हैं, लेकिन सारे मोटे फनी नहीं होते, रॉन्ग था। पर शेल्डर ये कहता था कि मोटे लोग फनी होते हैं और पतले लोगों की पर्सनैलिटी अलग होती है। नाक की शेप पे पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। तो जितनी भी इन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी पे काम किया है, तो ये कहते थे कि पर्सनैलिटी क्या होती है? स्टीरियोटाइप होती है। स्टीरियोटाइप से ये मुराद है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, तमाम लोग एक तरीके से ही बिहेव कर रहे होते हैं, उसमें इतनी खास तब्दीली नहीं होती, स्टीरियोटाइप होती है। और ये कहते थे कि पर्सनैलिटी लिमिटेड होती है, कि मतलब उसकी टाइप्स बना दी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कर दिया, या मोटे पतले और नोज की शेप और कद काठ और रंग, उससे पर्सनैलिटी को डिवाइड कर दिया। तो ये लिमिटेड है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी तो अनलिमिटेड है। अगर एक क्लास में 40 बच्चे काम कर रहे हैं, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 40 के 40 बच्चों की पर्सनैलिटी
डिफरेंट है तो वहाँ पे 40 पर्सनैलिटीज हैं। इसका मतलब है कि इनको लिमिटेड नहीं कहा जा सकता, बल्कि पर्सनैलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट साइको एनालिसिस पे कि सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया है कि पर्सनैलिटी हमारी किन फैक्टर से, किन चीजों से मिलकर बनती है। डियर स्टूडेंट्स, साइको एनालिसिस जो स्कूल ऑफ थॉट है, तो सिगमंड फ्राइड के वर्क की तरफ हम अब चल रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने किन किन फील्ड्स में और कैसे कैसे काम किया। तो जो साइको एनालिसिस है, जब पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना शुरू किया, तो पहले से ये कोई मौजूद नहीं था स्कूल ऑफ थॉट। इसका फाउंडिंग फादर भी सिगमंड फ्राइड है। तो इसने जब वर्क करना शुरू किया तो इसने इतना अच्छा काम किया कि पूरी एक फील्ड ही बना दी। ठीक है, तो वर्क किस पे किया था, हिस्टेरिकल, जो हिस्टेरिया के मरीज थे, हिस्टेरिकल पेशेंट्स थे, विक्टोरियन इरा की वुमेन्स थी, तब उन्हें ज्यादा इशू था। तो जो हिस्टोरिकल पेशेंट्स थे तो उनके ऊपर वर्क किया। तो इसने एक तो दी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी और एक फिर मेथड ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के मेथड दिए, पर्सनैलिटी की थ्योरी दी तो सिगमंड फ्राइड ने। अब सिगमंड फ्राइड सब कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी शेप होती है अनकॉन्शियस से। अब एक तो हमारा शऊर है, कॉन्शियस है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें मौजूद हैं उन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक अनकॉन्शियस है, तो वो लाशऊर, तो बाद औकात में पता ही नहीं होता हमारे लाशऊर में क्या है। तो वो कहता है कि वहां जो थॉट्स हैं, वहां जो एक्सपीरियंस है, वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है, जो हमारे लाशऊर में मौजूद है। तो इसलिए वो कहता है कि बाद औकात कोई पर्सन, उसे पता ही नहीं होता उसकी पर्सनैलिटी क्या है, और दूसरे लोग उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि चार दोस्त हैं और वो मिलके कैंटीन पे जाते हैं और वहां पे मिलके वो कुछ भी खाते पीते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो कभी भी पैसे नहीं देता। तो उसने एक दफा नहीं दिया और उसकी ये रूटीन है कि वो हमेशा ही नहीं देता। अब ये उसकी पर्सनैलिटी है, उसे नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा है। ये सिगमंड फ्राइड की सोच थी। हकीकत में तो पता होता है हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। सिगमंड फ्राइड कहता था कि पर्सनैलिटी को बनाता है अनकॉन्शियस, और जो एक्ट्स बंदा कर रहा होता है वो हमारे अनकॉन्शियस के ताबे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता, दूसरे लोग उसे जज कर रहे होते हैं। तो पर्सनैलिटी को शेप कौन करता है, अनकॉन्शियस। तो उसने जितना भी वर्क किया साइको एनालिसिस का, इसे एक बुक के अंदर उसने पब्लिश किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये बहुत अहम है, अक्सर पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन कि किसकी है, सिगमंड फ्राइड की है, किस बारे में है, साइको एनालिसिस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो ये 1900 में 1900 में पब्लिश हुई ये बुक। तो अब उसने अनकॉन्शियस से तो शेप हो रही है पर्सनैलिटी, इसको सिगमंड फ्राइड ने फर्दर कैसे डिस्क्राइब किया है, तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो हमें दिया है सिगमंड फ्राइड ने। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को जब हम देखते हैं तो पर्सनैलिटी को तीन चीजों में डिवाइड कर दिया सिगमंड फ्राइड ने, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद, ईगो और सुपर ईगो। इद क्या है, वो कहता है ये हमारे लाशऊर के अंदर मौजूद डिजायर्स हैं, थॉट्स हैं, ख्वाहिशात हैं, तो कहीं हमारे लाशऊर में पड़ी हुई। तो उसके मुताबिक जब भी हमारी कोई एक डिजायर आती है या ख्वाहिश आती है, लाइक आप एक मैरिज में गए हैं और खाना लग गया, लेकिन अभी सब लोग बैठे हुए हैं और आपका दिल करता है खाना खाने के लिए और आप उठ के खाना शुरू कर देते हैं, तो ये तो मोरल नॉर्म्स के तो खिलाफ है। लेकिन जैसे ही कोई ड्राइव आए, डिजायर आए, ख्वाहिश आए, तो इद क्या है, ये इंस्टिगेट करता है, उकसाता है कि इसको अचीव कर लो। तो ये ईवल है, ये बाद औकात हमसे गलत काम भी करवाता है, तो ये हमें नुकसान भी देता है, बाद औकात हमसे गलत काम भी करवा लेता है। कौन, इद। ये हमें इंस्टिगेट करता है और हम वो काम करने लग जाते हैं। तो इसके बाद सुपर ईगो क्या है, ये सूफी साहब है, सेंट है। ये कहते हैं वो काम करना है जिसका हमारा जो मोरल वैल्यूज इजाजत देती हैं, जो हमारी सोसाइटी इजाजत देती है, हमने कुछ भी गलत नहीं करना, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलना है। ये कहता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या हुआ, सेंट, कुछ भी गलत नहीं करना। और इद क्या हुआ, ये इवल हो गया। ये कहता है जो भी आपका दिल करता है आप अपनी बस डिजायर्स को फुलफिल करें,
अपनी डिजायर्स को पूरा करे। अब जो सबसे अहम काम है ना वो ईगो का है। वैसे तो हमारे पास हम कहते हैं कि फलां बंदा जो है ना इसमें बड़ी ईगो है, तो वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ईगो है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ईगो तो बैलेंस करती है ईद को और सुपर ईगो को। इन दोनों को बैलेंस करने का काम कौन करती है? ईगो। ईगो करती है रियलिटी के प्रिंसिपल पे काम। तो ईद किस पे करती है? ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है कि जिस काम में आपको प्लेयर मिले, आपको खुशी मिले, आप फौरन से वो काम कर रहे हैं। और ईगो क्या कहती है? ये रियलिटी प्रिंसिपल के क्या आप अचीव कर सकते हैं और कितना है जो आपकी डिजायर को भी सेटिस्फाई कर दे और आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं या रिलीजियस वैल्यूज हैं या नॉर्म्स हैं सोसाइटी की, उनको डैमेज भी ना करे। तो हम जो ह्यूमन हैं तो हम समझ लें ईगो पे स्टैंड कर रहे हैं, प्रायोरिटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और इवल कौन हो गया? ईगो हो गया। और सेंट कौन हो गया? सुपर ईगो हो गया। और ईगो क्या हो गया? जो कि हम हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्ट्स करता है। मसलन इसकी मिसाल लेते हैं, ऐसे कर लें कि आप ईद को कह दें वाइफ और सुपर ईगो को कह दें सास। अब वाइफ और सास के दरमियान भी ह्यूमन खड़ा है। अब वो ये भी नहीं चाहता कि ये दोनों नाराज हो जाएं, तो कोई ऐसा एक्ट भी नहीं करना चाहता जिससे इन दोनों का नुकसान हो, ठीक है। और वो इन दोनों को मुतमिन भी रखना चाहता है, तो वो ईगो है जो बैलेंसिंग एक्ट करेगा। इसकी एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक आपका मन कर रहा है कि मैं चॉकलेट खाऊं, ठीक है। अब आपका जो ईद है वो कहेगा कि फौरन से चॉकलेट खा लो, भाई सामने है, मौजूद है, चॉकलेट तो खानी चाहिए। सुपर ईगो कहेगा नहीं, आप डाइट पे हैं, आपने चॉकलेट नहीं खानी। अब दरमियान में ईगो आएगा, वो बैलेंस कैसे करेगा? वो कहेगा कि चलो थोड़ा सा पीस चॉकलेट का लेके खा लो, जो एक डिजायर आ रही है उसको भी फुलफिल कर लो और डाइट वाली जो तुम्हारी कंडीशन है उसको भी पूरा कर लो। तो ईगो जो है ये क्या है? बैलेंसिंग एक्ट करता है। तो ईगो इस बैलेंस को करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है कि कैसे ईगो को और सुपर ईगो को सेटिस्फाई करना है। तो वो जो मैकेनिज्म बनाता है डिफेंस मैकेनिज्म, वो काफी सारे हैं, 100 या 150 प्लस होंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ 10 या 11 डिफेंस मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वो डिफेंस मैकेनिज्म जो हम डिस्कस करेंगे उनको हम अंडरस्टैंड भी करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि कैसे ईगो वाकई ही बैलेंस कर रहा है ईगो को और सुपर ईगो को। तो आज का हमारा जो लेक्चर था इसमें हमने पर्सनैलिटी को स्टडी किया, पर्सनैलिटी क्या है, जो पास्ट में वर्क हुआ है पर्सनैलिटी पे उसको देखा। उसके बाद हमने सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा सा जाना कि इन्होंने किस पे काम किया है और ये देखा कि ये क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी कैसे शेप होती है। और लास्ट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात की कि ईद क्या है, कैसे ईवल है, सुपर ईगो क्या है, कैसे सेंट है और ईगो कैसे बैलेंसिंग एक्ट करता है। तो बहुत शुक्रिया, इस लेक्चर को सुने और इसको स्टडी करें और अपने नोट्स बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डिफेंस मैकेनिज्म पे। थैंक यू सो मच।